Hello everyone. Today we'll do the revision of the concept cancer. Beta, cancer is one of the dangerous disease and इसका जो पूरा वीडियो लेक्चर है ये आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा विच आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पे सिर्फ हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं सो दैट आप जो मैं बोल रही हूँ आप उसको सुन के रिकॉल कर लो, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव डिमांडेड अबाउट दी समरी लेक्चर। सो मैं उसको नोट्स के फॉर्म में या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में तो प्रोवाइड नहीं कर सकती बिकॉज द टाइम बहुत कम था। दैट इज़ वाई मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन ला दी हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ लेट मी नो, देन आई विल प्रोवाइड यू अदर मेथड्स ऑफ दिस। ओके बेटा, कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़। ठीक है, हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़। एंड याद रखना दिस इज़ नॉन कम्युनिकेबल। ये हमारी जो कंट्री में ये एक मिथ है कि उसको कैंसर है, उसके पास मत जाओ, उसके बर्तन में खाना मत खाओ, उसके कपड़े मत यूज़ करो। बेटा, दिस इज़ अ मिथ, दिस इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन जो हम सबके दिमाग में है। कैंसर इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। बेटा, कैंसर फैलता नहीं है, ठीक है, बट इट इज़ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ विच कॉज अ मिलियन ऑफ डेथ। बेटा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी कैंसरस सेल की? बेटा, प्रॉपर्टी होती है कि वो अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ, सेल डिफ्रेंसिएशन, सेल डिवीजन कर रहा होता है, जो कि फॉर्म करता है ट्यूमर का, जिसको हम नियोप्लाज्म कहते हैं। ट्यूमर के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स। बेटा, जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके पास एक लिमिट होती है सेल डिवीजन की, सेल डिफ्रेंसिएशन की, तो वो एक रेगुलेटेड कंट्रोल मैनर में सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवीजन कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, इवन डिफ्रेंसिएशन भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी ट्यूमर सेल्स यानी कि जो हमारी कैंसर सेल्स होती हैं बेटा, उनकी यही प्रॉपर्टी होती है कि वो अनकंट्रोल्ड, बेतहाशा अनकंट्रोल्ड वो डिवाइड करती हैं, डिफ्रेंसिएशन करती हैं बिना किसी रेगुलेटेड मैनर के। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगल बगल क्या है, कौन है, क्या कैसे, वो सिर्फ डिवाइड करती हैं, अपने नंबर्स को बहुत अमाउंट में इंक्रीज़ करती हैं, जो कि अल्टीमेटली बनाती हैं एक मास ऑफ सेल जिसे हम कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर कहते हैं बेटा दिस ट्यूमर, ठीक है बेटा, इसे हम कहते हैं ट्यूमर। ये मास ऑफ सेल इज़ इनकैप्सुलेटेड विद अ कनेक्टिव टिश्यू से इनकैप्सुलेटेड होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्यूमर, जिसको हम नियोप्लाज्म नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर जो इंडिविजुअल सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स, ठीक है, जो कि एक हमारी सेल होती हैं नियोप्लास्टिक सेल्स। ठीक है बेटा, कॉन्टैक्ट इनिबिशन ये शो नहीं करती। कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है कि हमारी नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो डिवाइड कर रही होती हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी इज शोन बाय अ नॉर्मल सेल्स कि जब वो डिवाइड करते वक्त किसी अदर या आसपास के सेल्स के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो उन आसपास की सेल्स में कुछ सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, हमारे सेल्स के बीच में भी सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब भी हमारा कोई सेल डिवाइड करते करते किसी अदर सेल के कांटेक्ट में आ जाए तो वो अपनी डिवीजन को इनहिबिट कर देता है, स्टॉप कर देता है। एज द नेम सजेस्ट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जब कोई सेल डिवाइड करते करते किसी नेबर सेल के कांटेक्ट में आ जाता है तो अपने डिवीजन को इनहिबिट कर देता है। किसी के कांटेक्ट में आने पे इनहिबिट हो जाती है डिवीजन, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, ये दिस प्रॉपर्टी शोन बाय अ नॉर्मल सेल्स, बट कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी नहीं होती। कैंसरस सेल डज नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। आप याद रखना, कैंसरस सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करते हैं। ये अनरेगुलेटेड मैनर में, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आसपास कौन है, डिवाइड करते हैं, ये शो नहीं करते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये किसी सेल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी वो डिवाइड करते रहते हैं। इवन ये क्या करते हैं, दे कम्पीट विद द नॉर्मल सेल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि कैंसर सेल्स जो जहाँ भी जाते हैं वो नए ब्लड वेसल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स, एंड दस द अदर नेबरिंग सेल्स और द नॉर्मल सेल्स बिकम न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड। ठीक है बेटा, ये इमॉर्टल होते हैं, ये अमर होते हैं, कभी नहीं मरते हैं।
हमारी नॉर्मल सेल्स की एक लाइफ होती है, सेल डिवीजन की एक लिमिट होती है भाई, उतना डिवीजन करते हैं और फिर वो एक टाइम पे मर जाते हैं, मॉर्टल हो जाते हैं। लेकिन हमारी कैंसर सेल्स जो होती हैं वो इमॉर्टल होती हैं बेटा, वो अमर होती हैं, कभी नहीं मरती हैं, वो डिवाइड करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं। ट्यूमर इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ कैंसर। बेटा ट्यूमर दो तरह की होती हैं, देखो हर ट्यूमर इज़ नॉट कैंसरस। दो ट्यूमर होती है, एक होती है बेनाइन, नॉट बिलिग्नेंट, मेलिग्नेंट, बेनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेटा बेनाइन ट्यूमर क्या होती है, बेनाइन ट्यूमर जो होती है अगर वो ट्यूमर बनती है तो वो अपने प्लेस पे लोकलाइज्ड होती है, ये नॉन कैंसरस होती है। इनके पास इनकैप्सुलेशन, इनकी अपने इनकैप्सुलेशन को ब्रेक नहीं करती है बेटा, ये अपने कवर को ब्रेक नहीं करती है। वेयर एज दी मैलिग्नेंट ट्यूमर जो क्या करती है, अपने इनकैप्सुलेशन को ब्रेक करती है, वो अपने पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे वो फॉर्म हुई है, जहाँ पे वो ओरिजिन हुई है, वहाँ पे लोकलाइज नहीं होती है। ये अदर बॉडी पार्ट्स में जाके भी कॉज करता है कैंसर, अदर बॉडी पार्ट्स में जाके बनाता है ट्यूमर, और इसको हम कहते हैं कैंसरस। बेटा इसकी जो मूवमेंट होती है, ये अपने इनकैप्सुलेशन को ब्रेक करके ब्लड वेसल्स के थ्रू जाते हैं दूसरे पार्ट्स में, वहाँ पे जाते हैं, ट्यूमर क्रिएट करते हैं, नए ब्लड वेसल्स फॉर्म करते हैं न्यू प्लेस पे, और अदर जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो न्यूट्रिएंट डिप्राइव हो जाती हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने की जो प्रॉपर्टी होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस इज़ वन ऑफ द डेंजरस और द फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स इज़ वेरी हार्मफुल, इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि ये कैंसरस होती हैं बेटा। मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक सेल्स। ऑफ कोर्स हम जानते हैं ये कैंसरस होती हैं। कुछ ऐसी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होती है बेटा हमारे बॉडी में जो कि जिनके ब्रेकडाउन की वजह से हमें कैंसर हो सकता है। बेटा जीन म्यूटेशंस कॉजेज़ द कैंसर। हमारे अंदर कुछ ऐसी रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होती हैं जो कि जिनका अगर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो वो हमें कैंसर कॉज कर सकती हैं। जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़े प्रोटो ऑन्कोजीन्स, सेलुलर ऑन्कोजीन्स या सी ऑन्कोजीन्स, हम नेम लिख दे रहे हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो। प्रोटो ऑन्कोजीन्स या हम बोल दिए इसको सेलुलर ऑन्कोजीन्स, या आप बोल दो उसको सी ऑन्कोजीन्स। बेटा ये जो होती है नॉर्मल सेल्स में होती है, ये ऐसे जीन्स होते हैं जो नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये नॉर्मल सेल की एक नॉर्मल सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ कंट्रोल कर रही होती हैं। लेकिन अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, अपॉन एक्टिवेशन दे बिकम ऑन्कोजीन्स, ठीक है, ऑन्कोजीन्स। बेटा ऑन्को इज़ द वर्ड विच इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू कैंसर, ठीक है। ये जो होती हैं नॉर्मल जीन्स होती हैं जो कि हमारे नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये नॉर्मल सेल की सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन कंट्रोल कर रही होती हैं। लेकिन अपॉन एक्टिवेशन यानी कि अगर इनकी म्यूटेशन हो जाती है, और म्यूटेशन कैसे होगी बेटा, कार्सिनोजेंस की वजह से होगी। व्हाट आर कार्सिनोजेंस आदि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। बेटा कार्सिनोजेंस इनमें म्यूटेशन कराते हैं जिनकी वजह से ये हमें कैंसर कॉज कर सकती हैं। फिर अगर इनमें म्यूटेशन हो गई तो ये क्या करेंगे, अनरेगुलेटेड वे में, अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ कराएंगे उस पर्टिकुलर सेल में जिनमें ये प्रेजेंट है, और हेंस कैंसर हो सकता है। बेटा हमारे एनसीईआरटी में एक और दिया है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जिसको हम ऐसे ही बता देते हैं, लिखेंगे नहीं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं वो एज अ चेक पॉइंट की तरह काम करते हैं हमारे सेल साइकिल में। G से S फेज़, G1 से S फेज़, फिर G2 से M फेज़, ठीक है। ये हमारे चेक पॉइंट्स की तरह काम करते हैं कि अगर उनको लगता है कि कोई ऐसा सेल है जिसमें गड़बड़ी है, जो अनरेगुलेटेड वे में डिवाइड कर रहा है, तो उसको वो इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं उनको फर्दर डिवाइड करने से। तो ये हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का काम होता है। एज अ नेम सजेस्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ऐसे जीन्स जो ट्यूमर की फॉर्मेशन को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। बेटा प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, जो हम ये पढ़ रहे हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, बेटा ये जो होती हैं ये अपॉन एक्टिवेशन ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, कार्सिनोजेंस कॉजेज म्यूटेशंस इन देम। और कार्सिनोजेंस बेटा क्या क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं हमारी फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स।
बेटा फिजिकल एजेंट से हमारे आती है आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस मतलब जो अगर किसी पे लग जाए तो अगर किसी पे लगती है तो उसको हटा देती है उसकी जगह से। जैसे बेटा हमारा एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, ये क्या करती हैं, किसी जीन को म्यूटेट कर देती हैं, ठीक है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में देखो फिजिकल एजेंट से हमारी रेडिएशंस आ जाती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड दी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में हमारी यूवी रेज आ जाती हैं। बेटा धूप लेना गलत बात नहीं है, लेकिन अब वेरी मच एक्सट्रीम एक्सपोजर तो हमें कुछ ना कुछ कॉज कर सकता है, राइट। तो एक्सट्रीम एक्सपोजर नहीं होना चाहिए एक्सरे से, नॉर्मल एक्सपोजर हो तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ एक्सेस में इज़ नॉट गुड, ठीक है। बेटा केमिकल एजेंट्स में हमारे आते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ करता है जो हमारे जीन को म्यूटेट कर देते हैं एंड हेंस दे कॉजेस कैंसर। बेटा जीन म्यूटेशंस कॉजेस कैंसर एंड जीन म्यूटेशंस इज कॉज्ड बाय कार्सिनोजेंस एंड हेंस वी से दैट कार्सिनोजेंस कॉजेस कैंसर। बेटा बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे कुछ वायरस आ जाते हैं जैसे कि HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि हमें सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, एज वेल एज HPV हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि लिवर कैंसर कॉज करता है, ठीक है। ये इनके पास होते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स, ठीक है। ये कैंसर कॉजिंग होती हैं ये सब वायरसेस, इनके पास वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग जीन्स होती हैं जो कि हमारे सेल्स में ये इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे नॉर्मल जीन से जाके जुड़ जाती हैं और अगैन ये अब मैकेनिज्म को फॉलो करके मतलब सेम कैंसर कॉज करती हैं। डायग्नोसिस में हम देखते हैं इनका डायग्नोसिस होता है कैसे। पहले तो हम इनकी डायग्नोसिस देखते हैं बायोप्सी पैथोलॉजिकल स्टडीज़। बेटा इसमें क्या होता है कि अगर आपको इफ़ द टिश्यू इज़ सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस, अगर कोई टिश्यू आपको लग रहा है कि इसमें कैंसर है तो उनके फाइन सेक्शंस किए जाते हैं, इसे हम कहते हैं बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी इज़ व्हाट मेकिंग फाइन और थिन सेक्शंस ऑफ अ टिश्यू दैट इज सस्पेक्टेड टू बी कैंसरस। और हिस्टोपैथोलॉजी स्टडीज़ क्या होती हैं कि अगर उन पे स्टेन किया जाता है फिर उनको माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ा जाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी होता है, आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़े तो इसको हिस्टोपैथोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। बेटा सेकेंड मेरा होता है बोन मैरो टेस्ट या ब्लड टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट हमें बेसिकली और ब्लड टेस्ट हमें किया जाता है यूज टू डिटेक्ट और डायग्नोज द कैंसर रिलेटेड टू ब्लड। अगर हमें कोई ब्लड कैंसर डिटेक्ट करना है, डायग्नोज करना है तो हम बोन मैरो या ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड कैंसर को हम लोग कहते हैं ल्यूकेमिया। बेटा ये इस टेस्ट में हमें पता चलता है कि हमारी WBC की नंबर बढ़ी गई है तो हमें ब्लड कैंसर है, इस चीज़ का डिटेक्शन होता है। तीसरा होता है रेडिएशंस। रेडिएशंस आर यूज फॉर कैप्चरिंग द इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। रेडिएशंस के थ्रू, रेडिएशंस में हम यूज़ करते हैं एक्सरे और रेडिएशंस में हम यूज़ करते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन। बेटा जो एक्सरे होती हैं वो हमें 2D इमेज देती हैं एज वेल एज कंप्यूटेड CT स्कैन जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है वो 3D इमेजेस देती हैं, जिसे हम कहते हैं इस एक्सरे जो हमें 2D इमेजेस देती हैं एक्सरे इसमें यूज़ किया जाता है, CT स्कैन यूज़ किया जाता है। CT स्कैन में भी एक्सरे वाला ही मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है, इसे हम कहते हैं रेडियोग्राफी, ठीक है। तीसरा हमारा रेडिएशंस के थ्रू होता है जिसको हम कहते हैं रेडियोग्राफी, MRI। चौथा मेरा दूसरा मेरा क्या था, मेरा बोन मैरो था या ब्लड टेस्ट था, ठीक है। तीसरा क्या था, रेडियोग्राफी या रेडिएशंस के थ्रू जिसको हम लोग रेडियोग्राफी कहते थे, जिसमें एक्सरे और CT स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज़ किया जाता है जो कि एक एक्सरे वाला मैकेनिज्म होता है। फिर हमारा होता है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। बेटा इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है टू कैप्चर द 3D इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स टू डिटेक्ट द कैंसर इन देम एंड दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्निक। बेटा MRI इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट टेक्निक, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स इज यूज टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स बाय ऑब्टेनिंग अ 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। बेटा पांचवा हमारा है प्री डायग्नोसिस। अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में कैंसर रन हो रहा है, यानी कि इफ़ द कैंसर रन्स इन द फैमिली हिस्ट्री, अगर हमारी जनरेशन टू जनरेशन कैंसर है, मतलब कि हमारा जो जीन्स है इट इज़ वेरी प्रोन टू म्यूटेशंस, तो हम इस प्री डायग्नोसिस करा सकते हैं, मतलब पहले से चेकअप करा सकते हैं, कुछ प्रिवेंशन भी ले सकते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कैंसर ना हो, ठीक है।
एंटीबॉडी प्री डायग्नोसिस हो गया। छठा हो गया मेरा एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होता है बेटा, हमारी कैंसर सेल्स ना अपने ऊपर कुछ एंटीजन एक्सप्रेस करती हैं जो कि हमारी नॉर्मल सेल्स नहीं करती हैं, ठीक है। उस एंटीजन उसमें ना उस पर्टिकुलर कैंसर सेल्स के एंटीजन्स को आर्टिफिशियली किसी एंटीबॉडी से एक्सपोज कराया जाता है। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ कैन गिवन अगेंस्ट द कैंसर एंटीजन्स एक्सप्रेस्ड ऑन द कैंसरस सेल्स। तो इनमें क्या होती है ना कि उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी को उनके अगेंस्ट जो होता है एक्सप्रेस कराया जाता है, आर्टिफिशियली एक्सपोज कराया जाता है। अगर वो दोनों उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उसे जाके बाइंड हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ कैंसर है। तो दिस इज़ डिटेक्टेड अगर हमारी एंटीबॉडी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एंटीजन और एंटीबॉडी, हर अलग अलग कैंसर के पे अलग अलग एंटीजन्स एक्सप्रेस होते हैं, उनके लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़ होती हैं। स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आर गिवन अगेंस्ट द स्पेसिफिक कैंसर टू डिटेक्ट यूजिंग द एंटीबॉडी टेक्निक और एंटीबॉडी टेस्ट। हर अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो कि उस पर्टिकुलर कैंसर पे एक्सप्रेस्ड एंटीजन पे कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है बेटा। अगर उससे बाइंड करेगी तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई कैंसर है, लेकिन अगर बाइंड नहीं की तो नहीं है। तो इट इज़ वन ऑफ द डिटेक्शन मेथड बेटा। एंड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट हमारी सर्जिकल ट्रीटमेंट आती है जिसमें हम उसको काट के निकाल देते हैं ट्यूमर को। और रेडियोथेरेपी में क्या होता है बेटा, गामा रेज को देते हैं टू डिस्ट्रॉय द टारगेट ट्यूमर्स अवॉइडिंग द क्लोज बाय और नियर बाय सेल्स, ठीक है। केमोथेरेपी में कुछ ऐसे हैवी केमिकल्स और ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे कि विनब्लास्टिन, ठीक है, जो कि कैंसरस सेल्स को टारगेट करते हैं और उन पे क्या करते हैं, विनब्लास्टिन को देते हैं और कीमोथेरेपी करते हैं। इसी वजह से हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं जैसे वेट लॉस, एनीमिया, हेयर लॉस, ये सब दिखता है, ठीक है। और इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स देते हैं जैसे कि अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स जो खुद की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ट्यूमर। बहुत सारे कैंसर्स जो होते हैं वो कम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से क्योर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी करोगे या किसी पर्टिकुलर कैंसर के लिए आप कीमोथेरेपी करोगे। बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जो कि कम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से होते हैं बेटा। कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी एंड रेडियोग्राफी में अंतर होता है। रेडियोथेरेपी इज़ द मेथड जिसमें हम गामा रेज का यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कैंसरस सेल्स। और रेडियोग्राफी में क्या होता है कि हम इमेजेस अगर हम क्या करते हैं डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। रेडिएशंस का यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कैंसर है तो उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये मेरा आज का पूरा रिवीजन था, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसका लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपको रिवीजन तो ईजी होगा करने में। लेक्चर की लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।